चलिए, तो कल परीक्षा के प्रारूप पे हमने चर्चा की थी कि कौन कौन सा पेपर होता है, कैसे कैसे होता है ना। देखो, एक चीज तो समझ लो कि अब ना केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अपने को पढ़ने के साथ साथ एक चीज को एकदम पैरेलली लेकर के चलना है, वो है आंसर राइटिंग। ठीक है, अब वो जमाना गया जब 2 महीने में पढ़ करके एग्जाम निकल जाता था। ठीक है, मैं ही खुद निकाला हूं यार, दो दो बार इंटरव्यू उसी चक्कर में पहुंचा हूं। 2 महीने पढ़े, क्योंकि आप लोग को तो पढ़ाते रहता था, आखिर के 1 महीने पढ़ता था, मेंस क्लियर होता था, इंटरव्यू पहुंच जाता था। लेकिन अब जो एग्जाम का पैटर्न हो गया है ना, अब मुझे नहीं लगता कि 2 महीने में कोई भी या 1 महीने में एग्जाम क्लियर कर पाएगा। आपको स्ट्रिक्टली बिल्कुल 1 साल इस रूटीन को फॉलो करना होगा। आपको बिल्कुल किताबों से बंद करके रहना होगा 1 साल तक। मोह माया छोड़ दो भाई, अब मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सोचने समझने की क्षमता का विकास करो, क्वेश्चन के पैटर्न्स को पकड़ो, और क्वेश्चन का पैटर्न कितने गहराई तक जा रहा है इसको भी समझने की कोशिश करो। हालांकि इस साल पेपर जो है वो पेपर 1 आसान ही आया था, मैं कठिन तो नहीं बोलूंगा, ठीक ठाक आया था। बहुत कठिन, बहुत एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो गया हो ऐसा नहीं था पेपर 1। लेकिन बाकी के पेपर में आपको परिवर्तन दिखता है। और अगर आपका लैंग्वेज वाला हिस्सा कमजोर है तो आप बाकी पेपर में भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आप इस चीज को समझो। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज का सीधा सीधा असर आपके आंसर राइटिंग पर दिखता है, इसलिए भी आपको लैंग्वेज पे मेहनत करना जरूरी है। ठीक है, चलिए, अब यदि हम भाषा के सिलेबस की बात करें तो सिलेबस मेरे ख्याल से होगा आपके पास। सिलेबस लिए हैं यहां से? सिलेबस लेना जरूर। ठीक है, सिलेबस सबसे अच्छा मार्गदर्शक होता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वही बताता है अपने को। तो सिलेबस जब आप देखेंगे तो सीजीपीएससी का जो सिलेबस है, इसमें आपको भाषा बोध से टॉपिक शुरू होता हुआ दिखेगा। भाषा बोध आपके सिलेबस का सबसे पहला टॉपिक है, और ये बढ़ते 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 अपठित गद्यांश पत्र लेखन तक जाता है। मतलब ये मान करके चलिए कि आपको वो सारी बारीकियां सीजीपीएससी के मेंस के अंतर्गत पढ़नी है जो कि आप सामान्य रूप से जानते हैं। यानी आपको संज्ञा सर्वनाम भी पढ़ना है, संधि समास भी पढ़ना है, आपको लिंग वचन कारक भी पढ़ने हैं, पर्यायवाची भी पढ़ना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी पढ़ना है ना, विलोम शब्द भी पढ़ना है। सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत पढ़नी है। अब इस सिलेबस को तैयार कैसे किया जाए सर? तो पूरा जो सिलेबस है, एक स्ट्रेटेजिकल अगर मैं बात करूं तो पूरा जो सिलेबस है सीजीपीएससी का, उसको मैं बेसिकली 2 भागों में बांट देता हूं। ये 2 भाग कौन से होंगे सर? एक भाग जो मैं कहूंगा कि इसको क्लास में तैयार किया जा सकता है, क्लास में आप इसको तैयार कर सकते हैं, ये एक हिस्सा। और दूसरे भाग में मैं उन टॉपिक्स को रखता हूं जिनको आपको डेली घर में प्रैक्टिस करना चाहिए, घर में प्रैक्टिस करना चाहिए। और इसके लिए तो सबसे अच्छा मैं ये बोलूंगा, ग्रुप स्टडी सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। तो ये कौन कौन से टॉपिक है सर जिनको आप प्रॉपर क्लास में कर सकते हो, जिनको आपको घर में प्रैक्टिस करना होगा? देखिए, क्लास में आप क्या कर सकते हो, क्लास में आपको मैं सारा का सारा टॉपिक, यानी भाषा बोध, इस टॉपिक से शुरू करेंगे हम लोग। भाषा बोध के अंतर्गत भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा, भाषा के प्रकार, इसके अलावा हिंदी भाषा का विकास क्रम, भाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान, शास्त्रीय भाषा जैसे टॉपिक जो है वो इसके अंतर्गत कवर हो जाते हैं। मतलब एक बड़ा टॉपिक है, 3 दिन, लगभग 2 से 3 दिन आपको लगेगा आंसर राइटिंग करने के साथ में इसको लिखते हुए, पढ़ते हुए। इसके बाद वर्ण एवं वर्णमाला, मेंस में कम से कम यहां से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन देगा, या तो 2 नंबर का 2 नंबर के 2 क्वेश्चन देगा। ये हर बार के मेंस का शुरुआत के 2 क्वेश्चन आपके, मतलब 4 नंबर के क्वेश्चन आपको दिखेंगे ही वर्णमाला से, चाहे वो उच्चारण स्थल के रूप में रहे चाहे परिभाषा के रूप में रहे। जैसे अभी तक आप जो पैटर्न देख रहे हो उसमें क्या पूछता है, 4 क्वेश्चन दिया मान लो, तो उसमें 2 में परिभाषा पूछेगा। वो पूछ लेगा अयोगवाह किसको बोलते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, 1 नंबर का क्वेश्चन। स्वर क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन, उदाहरण सहित समझाइए।
व्यंजन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। 1 नंबर का क्वेश्चन, संयुक्त स्वर किसको कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन किसको कहा जाता है, दो स्वरों के मेल से या दो समान स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर को क्या कहा जाता है, इस बार का क्वेश्चन था। तो शुरुआत के जो 4 क्वेश्चन है उसमें से 2 क्वेश्चन आपको परिभाषा से और 2 आपके उच्चारण स्थल से पूछे जा रहे हैं। अभी तक का पैटर्न यही है और हर साल ये पैटर्न आया है। एक आध साल की अगर बात छोड़ दो, जैसे 2022 की बात छोड़ दो, तो बाकी हर साल आप 2018 से जब से पैटर्न चेंज हुआ है तब से अगर आप एनालिसिस करोगे तो इसी पैटर्न में क्वेश्चन को फॉलो किया गया है, इसी पैटर्न में आया है क्वेश्चन। तो वर्णमाला बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्लास में इसके सारे एस्पेक्ट को कवर किया जा सकता है। इसके अलावा आप इसके बाद पढ़ेंगे शब्द रचना। शब्द रचना के अंतर्गत बेसिकली 4 टॉपिक्स आते हैं, चारों टॉपिक्स अपन क्लास में कर सकते हैं। जैसे एक टॉपिक आप पढ़ते हैं इसके अंतर्गत संधि, एक टॉपिक पढ़ते हैं उपसर्ग, एक टॉपिक है प्रत्यय, एक टॉपिक है आपका समास। मजे की बात, अभी तक जो पैटर्न था 2018, 19, 20, 21, 22 4 साल का, ठीक है, चार साल का जो पैटर्न था उसमें क्या था कि यहां से एकदम क्वेश्चन को पूछता था। जैसे संधि को क्वेश्चन करना है तो वो क्वेश्चन करेगा कि वो क्वेश्चन करता था जैसे राम धन आधार क्या बनेगा, या पूछ लेगा कि रामाधार में कौन सी संधि है, या पूछ लेगा रामाधार में किन वर्णों के बीच संधि हुई है। ये पैटर्न चल रहा था। अभी जो पिछले क्वेश्चंस हैं यानी 2023 और 24 के, वहां पर आपको परिभाषा से क्वेश्चन आया है। इस साल का आप उठाएंगे, आपको पूछा हुआ है स्वर संधि की परिभाषा दीजिए। इस बार का क्वेश्चन है स्वर संधि को परिभाषित कीजिए। तो अपने को ये सारी चीजों को कवर करते हुए चलना है, मतलब इनकी परिभाषा, इनका कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट से तो क्वेश्चन आना ही आना है। इसके अलावा आपको यहां से पढ़ना है क्या, यहां से उदाहरणों को पढ़ना है। परिभाषा के साथ कभी भी पूछेगा तो उदाहरण को पूछेगा, ठीक है। तो परिभाषा के साथ उदाहरण हमेशा साथ में पैरेलली लेकर के चलना है। चाहे स्वर संधि हो, चाहे व्यंजन संधि हो, चाहे विसर्ग संधि हो, चाहे उपसर्ग हो, चाहे प्रत्यय के दोनों प्रकार हो, तद्धित प्रत्यय या कृत प्रत्यय, परिभाषा पूछता है। समास के अंतर्गत जो 6 प्रकार के समास है सभी की परिभाषा और उनके उदाहरण और कैसे उसके अंतर्गत शब्दों को रखा जाता है, वो सारी चीजें आपको एक तो पढ़ना है, परिभाषा को याद करना है, और दूसरा उनके कॉन्सेप्ट को भी समझना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन आता है। आपको पूछेगा यहां पे, अभी इस बार जैसे पूछा था मात्रानंद शब्द को, मात्रानंद शब्द में कौन सा समास है, मेरे ख्याल से मेंस में ही आया था या किसी और एग्जाम में। अभी अभी ये शब्द आया हुआ है मात्रानंद, नहीं एडीओ में आया था, सॉरी ये क्वेश्चन एडीओ में आया था मात्रानंद। अभी आया था मेंस में, 4 क्वेश्चन दिए हुए थे, उसमें आपको संधि विच्छेद करना था। तो मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो, उसको भी अपने को बनाना है कि भाई कैसे जोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं शब्दों को, उपसर्ग कैसे जोड़ते हैं और क्वेश्चन कैसे आते हैं यहां से, ये भी देखना है। प्रत्ययों में देखना है अपने को कौन कृत प्रत्यय है, कौन तद्धित प्रत्यय है, और कृत प्रत्यय से कैसे शब्द बनता है, तद्धित प्रत्यय से कैसे बनता है शब्द। समास के अंतर्गत समास पहचानने तो आना ही चाहिए कि कौन से समास में, मतलब कौन से शब्द में कौन सा समास है, पहचानने आना चाहिए, लेकिन इसके अलावा परिभाषा और उदाहरण भी आना चाहिए। आप अगर प्रीलिम्स में केवल कॉन्सेप्ट पढ़ के चले जाते हो, इनफ है, पर्याप्त है। लेकिन अगर मेंस में बैठ रहे हो तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ परिभाषा उदाहरण भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए एकदम, ताकि आप कम टाइम में उसको लिख भी सको और वहां से ज्यादा अंक उठा भी सको, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं शब्द रचना के अंतर्गत। एक टॉपिक आपका आएगा इसके बाद, शब्द रूप। शब्द रूप के अंतर्गत आप बेसिकली 3 टॉपिक्स को पढ़ते हैं। 3 टॉपिक हैं आपके, एक टॉपिक है आपका लिंग, एक टॉपिक है वचन, एक टॉपिक है कारक, ये 3 टॉपिक। इसके अलावा एक और टॉपिक हम लोग इसमें देखेंगे, वो है काल। काल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
तो शब्द रूप पढ़ने के बाद फिर आप पहुंचते हैं शब्द विवेचना में। अब शब्द की जब विवेचना करने के लिए आप जाते हो तो इसके अंतर्गत शब्दों के प्रकार वगैरह को देखते हो। शब्दों को बांटने के जो 5 अलग अलग आधार हैं, यानी अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, रूपांतरण के आधार पर शब्द के भेद, रचना के आधार पर शब्द के भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद और प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, ये पांचों अलग अलग आधार को हमको समझते हुए आगे बढ़ना है। यहां से भी कुछ ऐसे हिस्से आएंगे जहां से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे तत्सम तद्भव। तत्सम देगा, आपको बोलेगा तद्भव लिखो, या तद्भव देगा, बोलेगा तत्सम लिखो। कभी दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे इस बार आया है दोनों टाइप के क्वेश्चन, तत्सम से तद्भव भी आया है, तद्भव से तत्सम भी आया है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन इस पर्टिकुलर हिस्से से पूछा गया है, वो अपने को पढ़ना है। इसके अलावा प्रयोग के आधार पर जब आप शब्दों की रचना करते हैं या शब्दों के प्रकार बताते हैं, तो वहां पर आपको मूल व्याकरण में उतरना पड़ता है। और मूल व्याकरण कहां से शुरू होता है सर? संज्ञादि पदों से, यानी संज्ञा से। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, 8 प्रकार के शब्दों को आप इसके अंतर्गत पढ़ते हैं प्रयोग के आधार पर जो शब्दों का विभाजन होता है उसमें। तो वो भी हमको सारे का सारा पढ़ना है। अब उसके अंतर्गत क्वेश्चन आएगा परिभाषा प्लस उदाहरण। अगर वहां से क्वेश्चन दिया तो वो परिभाषा प्लस उदाहरण इसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछेगा। कैसे सर? जैसे आपको पूछ लेगा कि भाववाचक संज्ञा क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। सीधा सीधा क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। या पूछ लेगा निजवाचक सर्वनाम क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। या पूछ लेगा गुणवाचक विशेषण क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। या बोल देगा क्रिया विशेषण को उसके प्रकारों सहित समझाइए। आपको पता होना चाहिए, अगर आपको पता है प्रकार तब बनेगा, नहीं तो फिर छूटेगा। एकदम सीधा साधा खेल है, छूटने वाला कहानी तो करना नहीं है। मेंस में मैं पहले बता रहा हूं, बनना चाहिए, सारे का सारा बनना चाहिए। पूरे का पूरा अटेम्प्ट करोगे तब कहीं जाकर के 60 से 70% का मार्जिन बनता है। पूरा 100 नंबर का जब बनाओगे तो आपको चांस होता है कि 60 से 70 नंबर या 65 नंबर तक आपको मिल जाएगा। लेकिन उसमें भी अगर क्वेश्चन छोड़ोगे तो फिर दिक्कत की बात है। फिर अटेम्प्ट ही आपका 95 का हो रहा है या 90 का हो रहा है, तो भाई आप तो अपना खुद 10 नंबर कम कर रहे हो, है कि नहीं? मतलब जहां आप 65 की पॉसिबिलिटी रखते थे, अब आप सीधे 55 में आ गए हो, और 10 नंबर में पूरा मामला खत्म हो जाता है। मैं पहले बता रहा हूं, मतलब इंटरव्यू कॉल आना या ना आना वो 10 नंबर का फेर है। पिछले बार 4.5 नंबर के लिए चुका था मैं, पिछले बार 4.5 नंबर के लिए चुका था मैं। ठीक है, वो बहुत मतलब कैसे एग्जाम दिया हूं मैं ही जान रहा हूं। बहुत तबीयत खराब हो गई थी मेरी उस समय, टाइफाइड से जूझ रहा था और 4.5 नंबर के लिए चूक गया था। प्रवीण सर को जान रहे हैं आप लोग, सोशियोलॉजी वाले? वो सर ना मेरा और उनका साथ में ही लगा था, एक ही जगह सेंटर। वो बिठा करके ले जाते थे, चलो सर डॉक्टर के पास से आ जाते हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। बेचारे 3 दिन तक मुझे लेकर के डॉक्टर के पास गए हैं, ब्रेक में जो 2 घंटे का मिलता है उसमें। तो ये 4.5 नंबर कितना चुभा होगा मुझे, आप समझ सकते हैं। यार थोड़ा सा और लिख लेता तो शायद बन जाता, लैंग्वेज के ही 4 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लेता तो बन जाता। स्पीड पूरी खत्म हो गई थी, उसके बावजूद केवल 4.5 नंबर के लिए चुका था मैं। तो ऐसा नहीं है कि स्कोर नहीं किया जा सकता, अगर बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है आप स्कोर कर सकते हो। लेकिन मैंने कल भी आपको यह कहा था, फिजिकल स्ट्रेंथ मांगता है मेंस, फिजिकली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। ठीक है, बढ़िया मेडिटेशन वगैरह किया करो, वो स्ट्रांग बनाता है शरीर को। चलिए, तो शब्द विवेचना के अंतर्गत शब्द साधन है ना, जितने शब्द साधन के हिस्से हैं वो सारी चीजें आप इसके अंतर्गत पढ़ते हो। शब्द पढ़ने के बाद अगला जो हिस्सा आता है आपके सिलेबस का, वो है वाक्य। वाक्य के अंतर्गत 3 चीजें आपको बेसिकली देखनी होती है। एक तो आप तो देखते हो वाक्य के अंग कौन कौन से हैं, वाक्य के आवश्यक तत्व कौन से हैं, और एक आप देखते हैं वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार 2 अलग अलग आधारों पर बटे होते हैं। एक को बोला जाता है
अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 प्रकार के, और दूसरा आप बांटते हैं इनको रचना के आधार पर 3 प्रकारों में। तो ये दोनों आधार आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक हिस्सा जहां से क्वेश्चन आना ही आना है वो है व्याकरणिक अशुद्धियां। व्याकरणिक अशुद्धियां, व्याकरणिक अशुद्धियों की यदि हम बात करें तो यहां 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और मजे की बात 5-5 नंबर के आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछता है यहां से शब्द की अशुद्धि पूछता है, और दूसरा आपको पूछता है वाक्य की अशुद्धि। कभी 7 नंबर में, कभी 10 नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं। 7 नंबर में जब क्वेश्चन आता है तो इसके 4 क्वेश्चन देगा आधे आधे नंबर के, आधे आधे नंबर के 4 क्वेश्चन हो गए 2 नंबर के। ये 5 वाक्य पूछेगा आपको, 5 अलग अशुद्ध वाक्य देगा, बोलेगा इसको शुद्ध करके दो। ये उसकी डिमांड होती है, तो ये आपको पढ़ना होता है व्याकरणिक अशुद्धियां। इसके बाद अगला जो टॉपिक आप पढ़ते हैं, ये व्याकरणिक वाला या व्याकरण वाला हिस्सा जो है लगभग आपका इतने में कंप्लीट होता है। ठीक है, दिख इतना सारा है लेकिन है बहुत सारा, मैं पहले बता रहा हूं बहुत सारा है ये। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद आपको एक टॉपिक मिलता है हिंदी साहित्य का इतिहास। यहां आपको जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है, वैसे देखा जाए तो गारसा द तासी से लेकर के आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विभाजन देखना पड़ता है। इसके अंतर्गत आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विभाजन देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो काल विभाजन है वो देखते हैं, मिश्र बंधुओं के द्वारा किया गया काल विभाजन देखते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा किया गया काल विभाजन। मतलब मेन 4 काल विभाजन आपको इसमें पढ़ना है। हर काल का या कालखंड का एक पर्टिकुलर नाम एक साहित्यकार के द्वारा दिया जाता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे ना, इन शब्दों को तो शायद जान भी होंगे। आदि काल होता है ना, पूर्व मध्य काल होता है, उत्तर मध्य काल होता है और आधुनिक काल होता है। इन कालखंडों को अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग नाम दिया है। जैसे ये जो 4 नाम मैंने अभी आपके सामने लिए, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्वारा दिए गए नाम थे। इन्हीं नामकरणों को आधार बना करके ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ठीक है, उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा 1928 में। और शुरुआत में यही काल नाम दिया था उन्होंने, आदिकाल नाम दिया, उत्तर मध्य काल, फिर उत्तर मध्य काल और फिर आधुनिक काल। लेकिन 1933 में इनके द्वारा एक और किताब निकलती है, सॉरी 1938 में एक और किताब निकाली जाती है हिंदी साहित्य का इतिहास के ही नाम से, और उस किताब में इन्हीं 4 कालखंडों का फिर से नामकरण होता है। लेकिन इस बार कालखंडों का नामकरण युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर होता है, मतलब कविताओं का जो नेचर है उसको बेस बना करके इन्होंने नामकरण किया था। पहले तो कालखंड का नाम रख दिया था कि भाई हाँ ये पहले वाला काल है, ये बाद वाला काल है, ये उसके बाद वाला काल है, ऐसे नामकरण हुआ था। लेकिन अब नामकरण कैसे हुआ? अब नामकरण हुआ वीरगाथा काल, अब नामकरण हुआ भक्ति काल, अब कालखंड का नामकरण हुआ रीति काल और गद्य काल, ये नामकरण हुआ। वैसे ही आप ग्रियर्सन को देखोगे तो ग्रियर्सन आदिकाल को चारण काल बोलता है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा आदिकाल को संधि काल और चारण काल की संज्ञा देते हैं। तो अलग अलग साहित्यकार जो हैं वो अलग अलग नामकरण करते हैं, तो वो सारे नामकरण हमको देखने हैं। सारे नामकरण देखने के साथ ही हर काल की कुछ प्रमुख विशेषताएं रही हैं जिसके इर्द गिर्द पूरी कविताएं लिखी गई हैं। जैसे आप भक्ति काल की आप बात करोगे तो भक्ति काल में 4 अलग अलग धाराएं दिखती है, जिसको मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा जाता है। आपने सुना होगा सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा कृष्ण धारा और राम धारा, यानी राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा में बढ़ जाती है। वैसे ही निर्गुण काव्य धारा जो है वो 2 भागों में बढ़ जाती है, प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी। हर मार्ग के एक प्रतिनिधि कवि हुए हैं, उन प्रतिनिधि कवि की जितनी रचनाएं हैं उनके बारे में हमको जानना है। थोड़ा थोड़ा ही जानना है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा पूछता भी नहीं है सीजीपीएससी में, लेकिन जो प्रतिनिधि काव्य है उनके बारे में हमको पता होना चाहिए।
इन कालखंडों का नामकरण क्यों हुआ है, इस पे हमको बात करनी है, इसका आंसर राइटिंग करना है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आता है। क्वेश्चन यहां पे पूछता है कि भाई भक्ति काल का नाम भक्ति काल क्यों है, कहां तक सही है, रीतिकाल का नाम रीतिकाल रखना कहां तक सही है, ये क्वेश्चन है। या सीधे सीधे पूछ देगा हिंदी साहित्य के इतिहास के नामकरण पर प्रकाश डालिए या टिप्पणी कीजिए, ये क्वेश्चन बनता है मेंस में। तो आपको युगीन प्रवृत्तियों को और कालखंड को, दोनों को ध्यान में रख करके अलग अलग साहित्यकारों के मत को देखना होगा कि भाई किस साहित्यकार ने किस कालखंड के बारे में क्या कहा है। जैसे आप छायावाद का नामकरण पढ़ते हैं, है ना, आधुनिक काल आगे जाकर के फिर छह काल में बंटता है। जो गद्य काल हमने कहा ना, वो आगे जाकर छह काल में फिर से बटेगा। सबसे पहले आएगा भारतेंदु युग, फिर आएगा द्विवेदी युग, नाम सुना होगा आपने इनका, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अंधेर नगरी चौपट राजा पढ़े हो, उन्हीं की रचना है, ठीक है, उन्हीं की रचना है अंधेर नगरी चौपट राजा। तो ये एक कालखंड हो जाता है भारतेंदु युग। इसके बाद एक कालखंड हो जाता है आपका द्विवेदी युग, फिर आता है आपका छायावाद का युग, फिर आता है प्रगतिवाद, फिर आता है प्रयोगवाद, उसके बाद फिर आता है नवीन कविताओं का दौर। तो छह कालखंड में ये फिर से बटा है। हर कालखंड की अपनी फिर से विशेषता है, इनको हमको जानना है, लेकिन इसको सीमित रूप में जानना है, क्योंकि यहां से बड़े क्वेश्चन अभी तक देखे नहीं गए हैं। बड़े क्वेश्चन कहां से आए हैं, भक्ति काल, रीति काल, वीरगाथा काल, यहां से बड़े क्वेश्चन आए हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि 6-6 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमको ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी, ठीक है। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि केवल पुराने क्वेश्चन को देख करके स्ट्रेटेजी बनाने के लिए मत जाना, सिलेबस साथ में रखना, और सिलेबस में यह देखना कि कहां से बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, बना है नहीं, बन सकता है, क्योंकि अब पैटर्न जो है वो थोड़ा सा चेंज तो हो रहा है। और हो सकता है कि, मुझे लग रहा है, जहां तक उम्मीद है, कि अगले 1-2 साल में सिलेबस भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 साल हो गए सिलेबस को, 18 में ये चेंज हुआ था सिलेबस। लगभग मान करके चलो कि 25-26 तक ये सिलेबस रहेगा, उसके बाद लगभग चेंज होने की संभावना आपको मिलेगी, ठीक है। हिंदी तो वहीं रहना है, छत्तीसगढ़ी वहीं रहना है, अंग्रेजी वहीं रहना है, ठीक है, ये परिवर्तित नहीं होने वाले। परिवर्तन अगर होगा तो पेपर 7 में होगा, वहां पे आपको चेंज देखने को मिल सकता है, ठीक है। हो सकता है ऑप्शनल वाला कॉन्सेप्ट जो यूपीएससी में होता है वैसा कोई कॉन्सेप्ट लेकर के आ जाए, फिर उस स्थिति में बहुत मगजमारी है भाई, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें अगर सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो तो बहुत डिटेल में सोशियोलॉजी पढ़ना है, अगर हिंदी साहित्य पढ़ रहे हो तो बहुत डिटेल में हिंदी साहित्य पढ़ना होगा, ठीक है। तो अपने को बहुत डिटेल में चीजों को जानना होगा फिर। लेकिन फिलहाल वैसा पैटर्न आया नहीं है, तो पुराना जो पैटर्न है उसको ध्यान में रखेंगे, लेकिन सिलेबस हमेशा साथ में रखना होगा, क्योंकि सिलेबस से हमको टॉपिक्स पता चलेंगे कि क्या पढ़ना है, ठीक है, और कितनी गहराई तक जाना है, ये आपको पुराने क्वेश्चन के पैटर्न बताएंगे। लेकिन फिर बोल रहा हूं, पुराने पैटर्न पे बेस्ड मत रहना, आप ये भी देखना कि भाई कौन से टॉपिक से बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। चलो, तो हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़े। इसके बाद एक टॉपिक है आपका पत्र लेखन, और बहुत सारे लोग जो हैं इस पर्टिकुलर हिस्से में पता नहीं क्यों स्कोर कर ही नहीं पाते, पत्र लेखन में। हालांकि ये ऐसा हिस्सा है जहां पे नंबर कटने की पूरी गुंजाइश होती है। आपने थोड़ी सी गलती की, उसको थोड़ा सा पॉइंट मिला, वो नंबर काटेगा, उसके पास पॉइंट मिला वो नंबर काट लेगा, सीधी सी बात है। उससे कैसे बचे सर, नंबर कटने से कैसे बचाए? देखो, एक चीज तो पहले समझ लो, ये दोनों ऐसे हिस्से हैं ना जहां से कभी भी 100% स्कोर होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। इसीलिए मैंने कहा 100 नंबर पूरा अटेम्प्ट करोगे तब जाकर के आपको 70 नंबर तक मिलता है। 65 से 70 नंबर तब आप स्कोर करोगे जब 100 नंबर को एकदम एक्यूरेटली आप सॉल्व करके आओगे। ये दोनों ऐसे हिस्से हैं ना जहां से आप कितना भी अच्छा लिख लो, नंबर तो काटेगा ही वो। इस बार 16 नंबर का आया पत्र लेखन, 8-8 नंबर के 2, मतलब सॉरी 4-4 नंबर के 4 आए हैं इस बार, बस 16 नंबर केवल पत्र लेखन का आया है। सोचो, टफ टास्क हो जाता है।
क्यों टास्क टफ हो जाता है सर? देखो इसका टफ होने का रीजन बता रहा हूं। पत्र लेखन टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि देखो हम लोग के दिमाग में ना इतने सारे पत्र जो हैं वो आखिरी समय में स्टोर नहीं हो सकते। आप लोग इस बात को समझो। हम लोग गलती क्या करते हैं कि एग्जाम के 4 दिन पहले पत्र लेखन जैसी चीज को पढ़ना चालू करते हैं और हमको लगता है कि एग्जाम टाइम में याद आ जाएगा। भाई अर्धशासकीय पत्र है ना, अधिसूचना, परिपत्र, प्रतिवेदन, टिप्पण लेखन, ज्ञापन, विज्ञापन, पृष्ठांकन, बहुत सारे पत्र हैं। इन सारे पत्रों को इनकी विशेषताएं पढ़नी है, ये कब कब लिखे जाते हैं वो पढ़ना है, और इनकी क्या क्या विशेषता, इनका प्रारूप क्या होता है, इसमें पत्र के अंग कौन कौन से प्रयोग होते हैं। क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि सर जो जो सारे अंग अधिसूचना में लग रहे हैं वो सारे के सारे अर्धशासकीय पत्र में लगे, या अर्धशासकीय पत्र में जो लग रहा है वो अधिसूचना में प्रयोग हो जाए। जरूरी थोड़ी है, नहीं होता ऐसा। लेकिन हम इसी भ्रम में रहते हैं कि अरे 2 दिन में हो जाएगा, नहीं होता। इनको आपको बार बार लिख के देखना होता है, बार बार लिख के देखना होता है, तब कहीं जाकर के 6 नंबर के क्वेश्चन में 4.5 नंबर 4 नंबर आपको मिलता है। ठीक है, और 4.5 नंबर तो मैं बहुत ज्यादा बोल दिया। अभी तक जितने आंसर शीट देखा हूं ना मैं, 4.5 नंबर केवल एक बार दिखा है मुझे, और वो भी मेरे ही आंसर शीट में। ठीक है, नहीं तो मैक्सिमम 3, 3.5, 4 नंबर तक आपको दिखेगा जब एकदम परफेक्ट लिखोगे तब। नहीं तो नंबर कटता है यहां से, 100% मार्किंग यहाँ पे नहीं होते, वो मार्जिन बना के रखता है। ठीक है, तो इसको अपने को इतना लिखना है कि मैक्सिमम अंक यहां से हम जितना वो मार्जिन बना के रखा है उतना निकाल लें, है कि नहीं। मैक्सिमम अंक यहां से हम निकाल पाए, इसके लिए आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। इसके अलावा एक टॉपिक है आपका अपठित गद्यांश, 12 नंबर का क्वेश्चन, 12 नंबर का क्वेश्चन, कभी कभी 10 नंबर का क्वेश्चन। 2 टाइप का अपठित गद्यांश पूछेगा। एक पैटर्न आपने ये देखा होगा। कैसा पैटर्न सर? एक पैटर्न आपने ऐसा देखा होगा कि जिसमें पूरा पैराग्राफ दिया रहता है, इसके नीचे केवल 2 क्वेश्चन लिखे होंगे। एक क्वेश्चन लिखा होगा उपयुक्त जो अपठित गद्यांश है उसका शीर्षक दो, और दूसरा क्वेश्चन रहेगा इसका 1/3 शब्दों में संक्षेपण करो। एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन, शीर्षक लिखो, संक्षेपण लिखो, शीर्षक दो और संक्षेपण लिखो, केवल 2 क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा टाइप का जो पैटर्न है ऐसा दिया रहेगा, पैटर्न दिया मतलब पूरा पैराग्राफ दिया रहेगा, और यहां पर इसी पैराग्राफ से संबंधित 4-5 क्वेश्चन आपको उठा करके दे देता है। इसका आंसर इसी में छुपा होता है। जैसे इस बार भक्ति आंदोलन से संबंधित एक अपठित गद्यांश दिया था और उससे 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए थे। तो मान के चलो कि ये दोनों पैटर्न जो है ये आपको स्कोर दिलाने के लिए है। ठीक है, हालांकि पूरे नंबर यहां भी नहीं मिलते। मजे की बात यही है, पूरे पूरे नंबर यहां भी नहीं मिलते। आप पूरा अच्छा भी लिख करके आओगे इसको पूरे का पूरा, तो भी मान करके चलो अगर 6 नंबर का पूरा ये क्वेश्चन दोनों मिला करके है, 1 और 5 में बटा हुआ है या 2 या 4 में बटा हुआ है, तो लगभग आपको 4 नंबर या 3.5 नंबर आपको मिल जाएगा अगर अच्छा लिख लिए तो। ठीक है, यहां से संभावना होती है कि नंबर मिले, और 6 में से लगभग 5 नंबर आप स्कोर कर सकते हो यहां इस वाले हिस्से में, क्योंकि वन लाइनर फैक्ट वैसे ही रहता है, वन लाइनर फैक्ट जैसा। ठीक है, इस बार का क्वेश्चन देखेंगे आपको पता चल जाएगा, या पिछले बार का क्वेश्चन देखो, किसी भी साल का देख लो, आपको इस क्वेश्चन का पैटर्न और इस क्वेश्चन का पैटर्न अलग से दिखेगा। ठीक है, तो इसको तैयार करना है अपने को सर कि अपठित गद्यांश कैसे पढ़ते हैं, कैसे इसको तैयार किया जाता है, शीर्षक कैसे निकाला जाता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि शीर्षक निकालना बहुत जरूरी है। और शीर्षक जब निकलता है तो उसमें दिक्कत ये होती है कि सर आप जो शीर्षक 2 बार 3 बार 4 बार इस पैराग्राफ को पढ़ करके निकाले हो, वो पीएससी के मॉडल आंसर से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी एक दिक्कत है।
है कि नहीं? मिल गया तो नंबर मिल जाएगा, नहीं मिला तो नंबर काट देगा, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम टाइम में आपको शीर्षक 19-20 के फर्क के साथ मिल जाता है, क्योंकि कोई ना कोई केंद्रीय भाव होता है जिसके इर्द गिर्द पूरा अपठित गद्यांश लिखा होता है कि नहीं? जैसे मैंने इस बार अभी बताया ना कि भक्ति काल के आंदोलन से संबंधित कोई पैराग्राफ लिखा हुआ था, तो मैं उसका शीर्षक लिख देता भक्ति काल, खत्म कहानी, है कि नहीं? मतलब एक केंद्रीय भाव होगा, उस केंद्रीय भाव के इर्द गिर्द सारी चीजें लिखी होंगी, उसी चीज को अपने को 2 बार 3 बार इसको पढ़ करके निकालना होता है। ये आपका सिलेबस यहां पर कंप्लीट होता है। तो सिलेबस यदि आप देखेंगे तो सिलेबस में जितना नंबर देने वाला हिस्सा है उससे ज्यादा नंबर काटने वाला हिस्सा है इस पर्टिकुलर हिस्से में, जो मैं आपको क्लास में कराऊंगा, ठीक है। इस हिस्से में जितना नंबर देने वाला हिस्सा है ये सारे के सारे, उतने ही नंबर काटने वाले हिस्से भी हैं। ये देखो, दिख रहे हैं? एक हिस्सा इसमें आ जाएगा अनुवाद, अनुवाद भी आता है, ठीक है। अनुवाद भी हिंदी भाषा के सेक्शन के अंतर्गत शामिल है, और ये तो भाई 10 नंबर का आ जाता है कई बार, ठीक है। मैक्सिमम टाइम 10 नंबर का ही रहता है, 5 नंबर का हिंदी से अंग्रेजी, 5 नंबर का अंग्रेजी, हिंदी से अंग्रेजी, ठीक है। अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी, ये आता है। ये आपके पूरे सिलेबस का वो हिस्सा है जिसको आपको क्लास में करना है। ये मैं आपको क्लास में कराऊंगा, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, एकदम डाइजेस्ट करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि अपने को अभी साल भर टाइम है, और मेरे हिसाब से प्रीलिम्स की अगर तैयारी चालू करनी भी है तो नवंबर के बाद ही करनी है, नोटिफिकेशन आएगा, है कि नहीं? बाबा मर ही तब लाड़ू लाड़ू खाबो। पहले से कौन पढ़ता है सर? नवंबर आएगा तब पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। वैसे 2 महीने 3 महीने जो है वो पर्याप्त होते हैं प्रीलिम्स की तैयारी के लिए। अगर आपका मेंस एक बार आपने पढ़ करके कंप्लीट कर लिया है तो प्रीलिम्स में फिर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती है, और अब तो और नहीं होगी, क्योंकि अब आपको बहुत डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है। चलो, तो ये वो हिस्सा है आपके सिलेबस का जो कि आपको क्लास में तैयार करना है। घर में क्या तैयार करना है सर? घर में लगभग 20 नंबर का सिलेबस आपका तैयार करना है, ठीक है। 20 नंबर का सिलेबस। अब ये 20 नंबर में क्या है सर? तो एक मैं बोलूंगा इसके अंतर्गत पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द। और जिन लोग बोलते हैं ना कि पर्यायवाची किताब से पढ़ लो हो जाएगा, नहीं होगा। नोट्स बनाना, अपने हाथ से लिखी हुई जो चीजें हैं ना वो जल्दी याद होती हैं, ठीक है। बोलते थे ना बच्चे थे जब हम लोग, तो छोटे थे, मम्मी पापा बोलते थे ना, अरे लिख लिख के पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो। साइंस तो भैया उसके पीछे, एक बार नोट्स बन गया, एक बार झाको, हो गई कहानी खत्म, समझे? तो अपने हाथ से लिखना, नोट्स लिखना, पर डे लिखना। और पर्यायवाची शब्दों को पढ़ने का एक सबसे अच्छा तरीका तो ये होता है, देखो कुछ लोकल पब्लिकेशन में मैंने देखा है और ये बहुत अच्छा पैटर्न है। क्या करना चाहिए हमको? हमको करना ये चाहिए कि जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं उनको छोटे 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 भागों में बांट लेना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे भागों में बांट लो। जैसे एक भाग में आप रख लो देवी देवता लोग का नाम, देवी देवताओं का नाम, जिनके जिनके नाम एग्जाम में क्वेश्चन में आते हैं। जैसे जैसे आपको अभी सावन सोमवारी चल रहा है तो शंकर भगवान से चालू कर लो, है नहीं? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जन को तैयार करना है सबसे पहले। इसके अलावा गणेश जी को तैयार करो, पार्वती को तैयार करो। अब तीनों देवी लोग का नाम आएगा, गणेश, पार्वती, अपना लक्ष्मी माता, है नहीं, और सरस्वती माता। इन तीनों को तैयार करो, ठीक है। इसके बाद कामदेव को तैयार करो, इंद्र को तैयार कर लो, देवताओं में यहां से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। देवताओं में इतने ही जो देवता है वो आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब देवी देवताओं का नाम हो गया, इसको अलग पे इसमें ले लेते हैं ना, यहां लिख देता हूं इंद्र। हाँ, इसके बाद
एक हिस्से में आप रख लो प्राकृतिक चीजों को, प्राकृतिक चीजें जैसे जैसे मैं आपको बोल दूं कि सर सूर्य प्राकृतिक है, चंद्रमा प्राकृतिक है प्राकृतिक, है ना। इसके अलावा आप देखना पृथ्वी प्राकृतिक है सर, पृथ्वी प्राकृतिक है। अब पृथ्वी में देखो पर्वत प्राकृतिक है, नदियां प्राकृतिक हैं, है कि नहीं, नदियां प्राकृतिक हैं। इसके अलावा समुद्र प्राकृतिक है। पंचमहाभूत, पंचमहाभूत मतलब एक तो हो गया आपका अग्नि, एक तो हो गया वायु, एक तो हो गया जल, एक हो गया आकाश, है नहीं, और एक तो आप लिख लिए हो पृथ्वी को, लिख लिए हो ना, ठीक है, ये लिख लिए सर। अब ध्यान देना, अग्नि से जुड़ा हुआ कोई चीज, अग्नि से जुड़ी हुई कोई चीज जो जो प्राकृतिक हो और जहां से क्वेश्चन आता हो, अग्नि कहां प्रज्वलित होती है सर, लकड़ी में, लकड़ी का पर्यायवाची, याद करो, हो सकता है याद, हो सकता है ना याद, हाँ सर। वायु है, वायु से जुड़ा हुआ कोई चीज, वायु से जुड़ी हुई चीज है सर बादल, बादल का पर्यायवाची याद करो। जल है, जल से जुड़ा हुआ चीज है समुद्र, है कि नहीं, जल से जुड़ा हुआ चीज है नदी, है, जल से जुड़ा हुआ चीज है तालाब, इसको याद करो, इसके पर्यायवाची। आकाश है, आकाश से जुड़ा हुआ चीज सूर्य है, आकाश से जुड़ा हुआ चंद्रमा है, आकाश से जुड़ा हुआ तारे हैं, ठीक है। अब इस बार आया है ना कौमुदी, कौमुदी इस बार आया है, किसको बोलते हैं, तारों को तो बोलते हैं सर, चंद्रिका जिसको आप बोलते हो वही क्या है, उसी को तो बोला जाता है सर, ठीक है। ये हो गया सर प्राकृतिक चीजें। और क्या हो सकती है सर प्राकृतिक चीजें, वन प्राकृतिक चीज है प्राकृतिक चीज वन, है ना, हाँ। मनुष्य का पर्यायवाची पढ़ लो, पक्षी का पर्यायवाची पढ़ लो। अब पशुओं में देखो तो पशुओं में कुछ विशेष पशु हैं जिनको आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए। शंकर भगवान के इर्द गिर्द देखो, सांप है, शेर है, पार्वती माता, है नहीं, शेर का पर्यायवाची पढ़ लो। कार्तिकेय के पास मोर है सर, मोर का पर्यायवाची पढ़ लो। गणेश जी के पास चूहा है, चूहा का पर्यायवाची पढ़ लो। विष्णु जी के पास गरुड़ है, गरुड़ का पर्यायवाची पढ़ लो, गरुड़ का पर्यायवाची पढ़ लो। लक्ष्मी जी के पास उल्लू है, उल्लू का पर्यायवाची पढ़ लो, ठीक है। सरस्वती माता के पास हंस है, हंस का पर्यायवाची पढ़ लो, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, इनका पर्यायवाची पढ़ लिए। और कौन से पशु को पूछता है सर, तो ध्यान देना, हाथी, हाँ गधा पूछता है, बिल्कुल पूछता है, ठीक है। इसके अलावा हाँ हिरण पूछता है। और कौन से पशु को पूछता है सर, और कौन से पशु को पूछता है एग्जाम में, हाँ पशुओं में, पशुओं में, पशुओं में बैल को पूछेगा, गाय को पूछेगा, घोड़े को पूछेगा, घोड़े का पर्यायवाची। सांप हो गया ना, हाँ सांप हो गया पर्यायवाची। ऐसे पशुओं की लिस्ट बना लो, उनके पर्यायवाची एक दिन में तैयार कर लो। इसके बाद मानव निर्मित कुछ वस्तुएं हैं, उनको पर्यायवाची के रूप में देख लो, जैसे जैसे तलवार, तलवार, कपड़ा, वस्त्र, इसका पर्यायवाची पढ़ लो, है कि नहीं। तलवार हो गया, कपड़ा हो गया, रथ का पर्यायवाची पढ़ लो, ध्वजा का पर्यायवाची पढ़ लो, बाण का पर्यायवाची पढ़ लो, धनुष का पर्यायवाची पढ़ लो। ये मानव निर्मित वस्तु है। मकान का पर्यायवाची पढ़ लो, घर, घर का पर्यायवाची पढ़ लो आप। रास्ते का पर्यायवाची पढ़ लो, रास्ता, मार्ग, इसका पर्यायवाची पढ़ लो आप।
ये मानव निर्मित वस्तुएं हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या पढ़ना है सर पर्यायवाची में? इसके अलावा पर्यायवाची में आप मानव शरीर के अंगों के बारे में पढ़ लो। जैसे आंख का पर्यायवाची पूछता है सर, कान का पर्यायवाची पूछता है, हाथ पैर का पर्यायवाची पूछता है सर, इनके पर्यायवाची पूछता है। आप दांत का पर्यायवाची पूछ लेता है कई बार, दांत का पर्यायवाची, ये अपने को पता होना चाहिए। ये शरीर के अंगों के नाम हो गए। केश का पर्यायवाची पूछता है, जैसे कच्छ, कच्छ किसका पर्यायवाची है? केश, कच्छ, क च ऐसे लिखते हैं यार, कच्छ किसका पर्यायवाची है? केश का पर्यायवाची है। क्वेश्चन कैसे देता है देखो, क्वेश्चन के पैटर्न को और थोड़ा सा ना समझना। क्वेश्चन ना प्रचलित शब्दों को नहीं देता है, ठीक है, प्रचलित शब्दों को नहीं देता है। वो किसको देता है सर? जैसे जैसे मान लो उसको अग्नि का पर्यायवाची पूछना है तो अग्नि नहीं देगा, वो पूछेगा हुतासन के 2 पर्यायवाची लिखो या वहनी के 2 पर्यायवाची लिखो। समझ आ रही बात? ऐसे पूछता है। वैसे अब 2 वाला क्वेश्चन नहीं आता है, एक ही तो पूछता है पर्यायवाची। क्या क्या समझे यहां से? बहुत ज्यादा माथा नहीं फोड़ना है। समझ आ रही बात? एक रीडिंग अच्छे से करो और एक शब्द जो आपको लग रहा है कि भाई हाँ यहां से मैं पूरे शब्दों को पहचान जाऊंगा, उसको आप लोग की पॉइंट बना लो। ओके, ठीक है, ये शरीर के अंगों के नाम हो गए। और क्या आएगा सर पर्यायवाची में? मनुष्य की भावनाएं पर्यायवाची के अंतर्गत आती हैं। जैसे क्रोध को पूछ लेता है, ईर्ष्या का पर्यायवाची आपको पूछता है, लोभ का पर्यायवाची आपको पूछता है। मनुष्य की भावनाएं हैं सर, यहां से पर्यायवाची उठा करके दे देगा आपको। ठीक है, अच्छा पक्षियों में नाम पढ़ लेना, कौवा पढ़ लेना, तोता पढ़ लेना, मोर पढ़ लेना। मोर वो तो लिख ही लिए हो है ना, तोता। कोयल पढ़ लेना, इसका पर्यायवाची पूछता है आपको, कोयल इसका पर्यायवाची। धातुओं में आप नाम पढ़ लेना, लोहे का, लोहे का पर्यायवाची। तांबे का पर्यायवाची देख लेना एक बार, तांबे का पर्यायवाची इन दोनों को पूछता है। ठीक है, शरीर के अंगों में रक्त का पर्यायवाची पढ़ लेना एक बार, पूछ लेता है कई बार रक्त का पर्यायवाची क्या है। तो ऐसे करके जब आप पढ़ोगे ना तो आपके लिए पर्यायवाची बहुत आसान हो जाएगा। समझ आ रही बात? ऐसे पढ़ना। और इसको पढ़ने के लिए ना मार्केट में ऐसी ही किताब देखना जिसमें इस पैटर्न में दिया हो क्वेश्चन, या इस पैटर्न में आपको पर्यायवाची दिया हो। ठीक है, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं और इसको पढ़ने का सबसे सही तरीका भी यही है। ठीक है, तो इनके नोट्स बनाओ आप। और ये कहां बनेगा सर? घर में बनेगा। ये क्लास में नहीं कराया जा सकता। क्लास में मैं कितना कराऊंगा? क्लास में आपको ज्यादा से ज्यादा पुराने क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। और पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये ऐसे हिस्से हैं ना, मैं आपको 10,000 भी अगर क्लास में पढ़ा दूंगा तो क्या पता 10,000 एकवा क्वेश्चन दे दे वो। समझ आ रही बात? हाँ, मतलब एकदम अनसर्टेन है कि क्वेश्चन क्या देगा, अनिश्चित है एकदम। इसलिए आपको इसको खुद से तैयार करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, और ज्यादा नहीं, 2-2 पर्यायवाची अच्छे से पढ़ो, 2-2 पर्यायवाची एक हिस्सा। अब ये तो हो गई पर्यायवाची की बात। अब और क्या पढ़ना चाहिए सर इसमें? एक मैं बोलूंगा इसके अंतर्गत शब्द युग्म बहुत अच्छे से पढ़ना। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा शब्द युग्म से, 4 नंबर का क्वेश्चन। ये शब्द युग्म क्या होते हैं सर? एक जैसे दिखने वाले लेकिन अर्थ में अलग अलग। दिखेंगे एक जैसे, तरणी तरणी इस बार आया है, दिखेंगे एक जैसे लेकिन अर्थ में दोनों में भिन्नता होती है। स्कंद स्कंद दोनों अलग अलग हैं। स्कंद स्कंध दोनों अलग अलग हैं। स्कंध बोला जाता है कंधे को और स्कंद बोला जाता है कार्तिकेय को, नाम में अलग है। तरंग और तुरंग,
है कि नहीं? केश और कश नाम एक जैसे दिखेंगे सर, लेकिन इनके अर्थ में भिन्नता होती है और उसी को आपको लिखना होता है। और 4 नंबर का क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहां से पूछता है, 4 नंबर का क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से तैयार करना है अपने को। इसके अलावा विलोम शब्द कर लो, विलोम शब्द 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ये 4 नंबर का, ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। विलोम 2 नंबर का क्वेश्चन बनना ही बनना है। 4 क्वेश्चन देगा आधे आधे नंबर का, या 4 क्वेश्चन देगा 1 1 नंबर का, मतलब 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन विलोम शब्द का। इसके अलावा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कम से कम 2 अधिकतम 4 नंबर का क्वेश्चन, 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन हर बार का है, ये हर बार का क्वेश्चन। ठीक, इसके अलावा और क्या पूछता है सर? अरे यार, इसमें ऐसे ऊपर करने वाला नहीं है क्या है? अरे ये है क्या? हाँ ठीक, आगे आगे, चलो ये हो गया सर। इसके अलावा और क्या पूछता है आपको? आपको इसमें एक सेक्शन पूछता है, एक तो हो गया पर्यायवाची, है ना, विलोम हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, शब्द युग्म हो गया। एक हिस्सा इसमें है, कभी कभी यहां से क्वेश्चन आता है, हाँ नहीं नहीं, यहां से एक क्वेश्चन आता है मुहावरे का और लोकोक्ति का। मुहावरे का और लोकोक्ति का, ये आपका कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन, ये आपका कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन यहां से आते हैं, लगभग 16 नंबर के क्वेश्चन हो गए आपके यहीं से, है कि नहीं? 2 नंबर का ये, 4 2 6, 6 2 8, 8 4 12, 12 4 16 नंबर, 16 नंबर का हिस्सा यहां से आते हैं। और इसके इस 16 नंबर के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा भाई, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, इनके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, ये आपको घर में मेहनत करनी होगी और डेली बेसिस पे करनी होगी, तब आपका विनय कुमार पाठक वाला किताब तैयार होगा। अगर आप सोचोगे कि एक दिन में सारे का सारा तैयार हो जाए, नहीं होने वाला, भूल जाओ, नहीं होगा। ठीक है, तो इसको डेली बेसिस पे कम से कम 10 ठो, 5 ठो पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा 300 होगा। आज तक पहले से आखिरी पहुंचे नहीं हो, अब पहुंच जाओगे लेकिन। ठीक है, पहले से आखिरी पहुंचना जरूरी है। दिक्कत क्या होती है, हम लोग पर्यायवाची पढ़ना चालू करते हैं, 10 मिनट पढ़ते हैं, आधे घंटे पढ़ते हैं, क्योंकि एक ही दिन में कसम खाए रहते हैं खत्म करना है। ठीक है, आधे घंटे पढ़ते हैं, फिर नींद आने लगती है, झपा जाते हैं, सूत देते हैं, हो गया कहानी खत्म, है नहीं? ये नहीं करना है। एक दिन में पढ़ने का नहीं है पर्यायवाची, एक दिन में पढ़ने के लिए नहीं है मुहावरा लोकोक्ति। ठीक है, और मुहावरों को यदि 4 नंबर में देना हुआ तो वो क्वेश्चन कैसा करता है? मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो, ये पूछेगा। कभी कभी क्वेश्चन यहां से थ्योरेटिकल भी आता है, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर बताइए, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो वो डिफरेंस अपने को पता होना चाहिए कि सर मुहावरा क्या होता है, लोकोक्ति क्या होती है, वो आगे जाकर के देखेंगे उसको। ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल नहीं कराऊंगा, क्लास में कराऊंगा, मैं इसको कराऊंगा, और जितना इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि भाई आपको कराना चाहिए, मैं बिल्कुल कराऊंगा क्लास में मेंस के लिए। ठीक है, लेकिन एकदम से किताब में नहीं चलूंगा, मेरा ये कहना है। समझ आ रही बात? एकदम किताब से किताब में नहीं चलूंगा। हाँ, अगर आप चाहो तो विनय कुमार पाठक जी की किताब लेकर के आ सकते हो, उसको एक रीडिंग साथ में बैठ करके कर लेंगे इन हिस्सों को। ठीक है, एक दिन ये कर लेंगे, एक दिन ये पढ़ लेंगे, एक दिन ये, एक दिन ये, ऐसा करके 5 6 दिन में ये सारा हिस्सा हम लोग कवर कर सकते हैं। 1 हफ्ता लगेगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या लगेगा, लेकिन 16 नंबर कवर भी तो हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस का बंटवारा है, और इसको पढ़ना ऐसे ही है। मैक्सिमम चीजें ये मान करके चलो कि लगभग 80 नंबर का जो हिस्सा है वो मैं आपको क्लास में करा दूंगा हिंदी का।
ठीक है, 100 नंबर का सिलेबस है, 80 नंबर आपका मैं क्लास में करा दूंगा। 20 नंबर का हिस्सा ठीक है एक बार क्लास में पढ़ लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको घर में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा। और यहां से अगर आप चूके ना, तो मैं बता रहा हूं बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, टेस्ट जब भी लूंगा क्लास में, कभी भी लिखने के लिए दूंगा, इसके क्वेश्चन जरूर दूंगा, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, इसके क्वेश्चन जरूर दूंगा मैं। तो आप लोग ये एकदम इंश्योर कर लो कि भाई हम लोग इसको डेली के डेली पढ़ रहे हैं। किसे सगा डेली पढ़ना है भाई, रोज पढ़ना है। 10-10 पढ़ो, 5-5 पढ़ो ना यार, क्या दिक्कत है, 5-5 पढ़ो, 5-5 पढ़ लिए, 6 टॉपिक है, 30 शब्द पढ़ने हैं आपको दिन के, 30 शब्द। और 30 शब्द आधा घंटा भी नहीं लगता है आपको, लगता है क्या 1 मिनट एक शब्द लगता है? 1 मिनट लग जाता है एक शब्द पढ़ने में, नहीं लगता ना। तो 30 मिनट, मैं तो आधे घंटे का तो मार्जिन रखता हूं कि भाई आधे घंटे पढ़ो, डेली हिंदी पढ़ो। आधे घंटे अगर आप डेली पढ़ रहे हो ना, ये हिस्सा आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और 16 नंबर का मामला है यार, थोड़ा बहुत थोड़ी है। यहाँ तो एक एक नंबर में आदमी या तो क्वालिफाई कर जाता है या तो बाहर हो जाता है, एक एक नंबर का खेल है। ये तो 16 नंबर की बात है। ठीक है, और ये ऐसे हिस्से हैं ना जो आपको नंबर दिलाते हैं, जो नंबर दिलाएंगे आपको। ओके, यहां से नंबर नहीं कटने वाले। अरे क्या क्या नंबर काटेगा, पर्यायवाची लिखने के लिए बोला है आपने, सही पर्यायवाची लिख दिया, क्या नंबर काट लेगा वो, है कि नहीं? या आपको विलोम लिखने के लिए बोला, आपने सही विलोम लिखा, कैसे नंबर काट लेगा वो, नहीं काट सकता। आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बोला है, आपने सही शब्द लिखा, कैसे नंबर काटेगा, नहीं काट सकता। 16 के 16 नंबर मिलेंगे यहां से अगर आप सही अटेम्प्ट किए हो तो, 16 के 16 नंबर। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता, मैं पहले बता रहा हूं, थोड़े से कठिन क्वेश्चन करता है वो। जैसे विलोम शब्द में इस बार का क्वेश्चन, उच्छिष्ट शब्द का विलोम बताओ। उच्छिष्ट शब्द का विलोम, आधे लोग तो पहली बार सुने होंगे शब्द, है कि नहीं? पहली बार सुनने के लिए मिल रहा होगा सर कि ये होता क्या है सर वैसे, ऐसा। उच्छिष्ट किसको बोलते हैं, उच्छिष्ट? हाँ हाँ, किसको बोलते हैं उच्छिष्ट? नहीं उत्तिष्ठ जागृत, हाँ, वयम जागृयामे पुरोहिता नहीं। उच्छिष्ट मतलब जूठा, जूठन। आपने कभी मातंगी माता का नाम सुना है? सरस्वती माता के ना 10 अवतार माने जाते, 10 रूप माने जाते हैं, उसमें 9वां जो रूप होता है ना मातंगी माता का, उनका पर्यायवाची है उच्छिष्ट। उनका पर्यायवाची है उच्छिष्ट, क्योंकि उनको जूठन भोग लगता है। एकमात्र माता है जिनको जूठन भोग भोग चढ़ाया जाता है, उनका पर्यायवाची है उच्छिष्ट। क्योंकि वो वज्रयान शाखा में भी उनकी पूजा होती थी, जो तारा देवी हम लोग बोलते हैं ना वज्रयान शाखा में, हाँ, जिनकी पूजा तांत्रिक साधना में की जाती है। ठीक है, उनके एक हाथ में वीणा होती है, एक हाथ में तलवार होता है, एक हाथ में सर खोपड़ी होती है, वो मातंगी माता का रूप है। ठीक है, उनका पर्यायवाची है उच्छिष्ट, उनको जूठन लगता है भोजन। इतना आसान नहीं है, मतलब यहां से अगर स्कोर करना है तो भैया मेहनत तो करना होगा। ठीक है, हाँ, उच्छिष्ट मतलब अच्छा नहीं होता भाई ठीक है, हाँ, प्रैक्टिस वाले में तत्सम तद्भव बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हो। तत्सम तद्भव दे दिया मतलब कम से कम आपका 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन, तत्सम तद्भव ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप तत्सम तद्भव ऐड कर रहे हो तो केवल तत्सम से तद्भव नहीं पढ़ना है, यहां से ये भी पढ़ना है, तो यहां से ये भी पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि यहां से दोनों पैटर्न में क्वेश्चन आता है, दोनों पैटर्न में। अभी मैंने बताया ना 4-4 नंबर का क्वेश्चन आया है इस बार, सॉरी 2-2 नंबर का 2 क्वेश्चन आया है, 4-4 क्वेश्चन थे उसमें, आधे आधे नंबर के 4 क्वेश्चन, आधे नंबर के 4 क्वेश्चन, यहां से वहां, वहां से यहां, 4 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा है। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस का लेखा जोखा, ये आपको बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बताना क्यों जरूरी है सर, क्योंकि हम लोग के पास ना सबसे पहले स्ट्रेटेजी का अभाव होता है। हम लोग को क्या लगता है, हिंदी की किताब पकड़ो, पहले पन्ना, पेज नंबर 1 पढ़ना चालू, नहीं पढ़ना है भैया वैसे।
वैसे पढ़ते रहोगे ना तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन सिलेबस खत्म नहीं होगा। इतना बड़ा सिलेबस है सीजीपीएससी का, समझे। दर्शन शास्त्र में ही भूल भुलैया में भटके रहोगे। बहुत बड़ा सिलेबस है दर्शन शास्त्र का, बहुत बड़ा सिलेबस है सोशियोलॉजी का। दर्शन शास्त्र का सिलेबस उतना है जितना मेंस में होता है यूपीएससी के ऑप्शनल में, उतना बड़ा सिलेबस है। तो आपको तो मेहनत एकदम चुनिंदा जगहों पर करनी है, टू द पॉइंट जाना है, इधर उधर फैलना नहीं है। जितना पढ़ा रहा हूं स्टिक होकर के पढ़ना, बार बार पढ़ना, 100 बार प्रैक्टिस करना, एक चीज को 100 बार पढ़ने की कोशिश करना, ना कि 100 चीजों को एक एक बार। समझ आ रही बात। जितना हो सके रिवीजन में रहना, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे छत्तीसगढ़ी हो, चाहे कोई और चीज हो। रिवीजन मस्ट है भाई, रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन 2 से 3 बार अगर हुआ है मेंस अच्छा जाएगा, 100% जाएगा। रिवीजन नहीं हुआ है, एक एक बार पढ़ करके मेंस अटेम्प्ट कर रहे हो, फंसोगे। एकदम सीधा साधा हिसाब बता रहा हूं, ठीक है। तो मेंस अगर आपको क्लियर करना है, रिवीजन इज द की, चाबी है रिवीजन। बार 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 पढ़ो एक ही चीज को। ओके चलो, तो ये आपका सिलेबस है। सिलेबस में ये सारी चीजें आपको क्लास में कराई जाएंगी, और ये सारी चीजें आपको घर में प्रैक्टिस करनी है। इनको मैं क्लास में कराऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं कराऊंगा, कराऊंगा मैं क्लास में, ठीक है। क्लास में कराऊंगा, इनको मेंस के हिसाब से कराऊंगा कि भाई कैसे पर्यायवाची शब्दों को डील करना है, कैसे इनको करना है, ये मैं बताऊंगा। लेकिन मेन जो दारोमदार है ना वो आपके कंधे पर होगा कि भाई इसको मुझको पहले वाले पॉइंट से लेकर के आखिरी तक पढ़ना है, ठीक है। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं या महत्वपूर्ण जो शब्द हैं उनको मैं आपको क्लास में बता दूंगा कि भाई इसको पढ़ लो, इसको पढ़ लो, इसको पढ़ लो, ये मैं आपको क्लास में करा दूंगा, ठीक। अच्छा, एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो इस बार भले नहीं पूछा लेकिन वो आता है एग्जाम में, वो है पत्रकारिता वाला हिस्सा, ठीक है। ये मैं क्लास में करा दूंगा, इसके लिए निश्चिंत रहो। पत्रकारिता वाला हिस्सा, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं हैं जिनके संपादक, जिनका संपादन वर्ष और जिनका संपादन स्थल, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, तो उनको हमको पढ़ना है। जैसे भारतोदय पत्रिका हो गई, है नहीं। जैसे उदंत मार्तंड हो गया, नाम सुना होगा आपने, उदंत मार्तंड 1826 30 मई, है ना। कौन थे उसके संपादक? जुगल किशोर शुक्ल, है ना, वो थे उसके संपादक। ऐसे लगभग 15 एक पत्रिकाएं हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं, और इस एग्जाम में तो नहीं आया, लेकिन इसके पहले वाले एग्जाम में या इसके पहले के जितने एग्जाम है 2018 से लेकर के, हर एग्जाम में कम से कम 5 नंबर के 5 क्वेश्चन देखते हैं, मतलब एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन देखते हैं वहां पर। हर बार का क्वेश्चन था। इस बार नहीं आया, नहीं आया तो ये मत सोचना कि इस हिस्से को अब नहीं देंगे, इस अगले बार पूछेगा। हो सकता है 5 की जगह 6 दे दे, उसका मन। सिलेबस में लिखा है 100 पत्रकारिता के क्वेश्चन दे सकता है, उसका मन, ठीक है। तो उसको अच्छे से तैयार करना है। तो कौन कौन से पत्रकार हैं, जैसे गणेश शंकर विद्यार्थी है ना, उनकी पत्रिका है प्रताप, कानपुर से जो प्रकाशित होती थी, उसको हमको पढ़ना है, ठीक है। इनके नाम पढ़ना है, कहाँ से प्रकाशित होता था और इसके संपादक कौन थे, ठीक है। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी जी की पत्रिका कर्मवीर, नाम सुना होगा आपने, है ना, बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, और ये क्वेश्चन में आता है। कर्मवीर पत्रिका कहां से प्रकाशित हुई थी? जबलपुर से हुई थी सर प्रकाशित, ठीक है। पूछता है एग्जाम में इसको। मुंशी प्रेमचंद की पत्रिका, तो 3 पत्रिकाएं हैं, माधुरी, जागरण और हंस। हंस पत्रिका इस बार पूछा हुआ है, ठीक है। साहित्य के रूप में पूछा हुआ है, लेकिन वो पत्रिका के रूप में नहीं पूछा है, साहित्य के रूप में पूछा है। हंस किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है, ठीक है। ये वही पत्रिका है जिसमें सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञेय नाम मिला था, ये वही पत्रिका है। आगे सुनाऊंगा इसकी कहानी, ठीक है। उनका नाम अज्ञेय नहीं था भाई, वो ना वो खुद रखे हैं, उनका नाम मुंशी प्रेमचंद ने रखा था और उस पत्रिका के द्वारा रखा था, ठीक है। तो ऐसी
बहुत सारी चीजें आएंगी जिनको आपको पढ़ना है। पत्रकारिता में भी 5 नंबर का क्वेश्चन हर साल बनता था, इस बार नहीं बना है, तो ये बिल्कुल मत सोचना कि यहां से क्वेश्चन आना अब बंद हो जाएगा, नहीं, अगली बार देगा वो। ठीक है, ये सारे हिस्से अपने को पढ़ने हैं। ओके, सिलेबस का डायग्राम बन गया दिमाग में, क्या क्या पढ़ना है अपने को, क्या खुद से तैयार करना है। हाँ, आज से पढ़ना चालू, कुछ नहीं, दिन का आधा घंटा, आधा घंटा दो दिन का। किसको देना है सर? इसको देना है, इनको आधे घंटे दो, बस हो जाएगा इतना। 10 क्वेश्चन पढ़ने, केवल 10 क्वेश्चन, 10 इसके पढ़ो, 10 इसके पढ़ो, 10 इसके पढ़ो, 10 इसके, 10 इसके, 10 इसके, 10 इसके, हो जाएगा तैयार। तत्सम तद्भव को तो याद करना बहुत आसान, ऐसे लिखा होता है ना, इसी फॉर्मेट में लिखा होता है, आप देखना किताब आप देखोगे ना तो इसी फॉर्मेट में रहेगा। किस फॉर्मेट में? ऐसे ऐसे रहता है, यहां तत्सम, यहां तद्भव, यहां तत्सम, यहां तद्भव, एक बार इधर हाथ रखना, पढ़ लेना, इधर हाथ रख के पढ़ लेना, खत्म कहानी। 10 तो शब्द पढ़ने हैं, हो जाएगा। चल, तो कल से आपका, आपके सिलेबस का जो सबसे पहला टॉपिक है भाषा बोध, ये मैं आपका चालू करूंगा। ओके, ठीक है, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जानना। ठीक है, ये मैं आपको क्यों बताया, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि सर पढ़ना जरूरी, पढ़ना जरूरी तो है, वो तो नो डाउट पढ़ना ही है। ठीक है, आगे जाकर के पढ़ाने ही वाला हूं, लेकिन क्या पढ़ना है ये भी जानना बहुत जरूरी है, और कैसे पढ़ना है, किस सीक्वेंस में पढ़ना है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए सर सीजीटीईटी के लिए भी, टीईटी के लिए व्याकरण वाला भाग पढ़ो बस। ठीक है, इतना भाग पढ़ लो, आपका सीजीटीईटी हो जाएगा। क्या टीईटी है? मेंस के लिए जुड़े हो ना? चलो, कल सिलेबस का पहला हिस्सा चालू करूंगा। ठीक है, भाषा बोध वाला टॉपिक, उसके बाद फिर धीरे धीरे सिलेबस में आगे बढ़ेंगे। कोई सवाल है? पूछ सकते हैं। मेंस अभी तक कोई अपीयर नहीं हुआ हो? ठीक है, चलो, अगली बार हो जाओगे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा भाई, है ना। बढ़िया स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। सारे जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अपना हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, है ना, अपना इकोनॉमी हो गया, अपना ज्योग्राफी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, सबके एमसीक्यू की किताब खरीद लो, सबके एमसीक्यू की खरीद लो किताब। ठीक है, जैसे जैसे टॉपिक होता जा रहा है घर जाके क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, क्वेश्चन बनाओगे वो दिमाग में बैठते जाएगा, प्री निकल जाएगा, प्री निकल जाएगा। प्री निकालना कोई बड़ी बात नहीं है यार, बस थोड़ी सी ना, थोड़ी सी मेहनत लगती है उसमें, थोड़ा सा फोकस उसमें ज्यादा लगता है। मेंस में क्या है, अपने को हाथ घसीटना है 3-3 घंटे, 6 घंटे, है नहीं, वो अलग टाइप की प्रैक्टिस होती है, ये अलग टाइप की प्रैक्टिस है। इसमें आपको टिक लगाना है, फोकस होकर के क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, उसमें ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, और प्री निकालना आसान है। अगर मेंस का सिलेबस एक बार अच्छे से कवर हो गया है तो प्रीलिम्स का लगभग 50 से 60% हिस्सा कवर हो जाता है। ठीक है, 50 से 60%। हालांकि मेंस जो है वो प्रीलिम्स की तुलना में बहुत ज्यादा है, मेंस तो बहुत ज्यादा है प्रीलिम्स की तुलना में, मेंस का छोटा सा हिस्सा है प्रीलिम्स। छत्तीसगढ़ पढ़ लो, ये जो 4 फैंटेस्टिक 4 है वो पढ़ लो, करंट अफेयर पढ़ लो, खत्म। इतना ही तो है मेन प्रीलिम्स, और कुछ थोड़ी है। आपको मेन जो हर्डल है ना आपके सिलेक्शन में, वो है मेंस, उसको पार करना है अपने को। ठीक है, चलो, तो कल चालू करेंगे हम लोग सिलेबस का पहला टॉपिक।